Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of Constitution of India, मैंने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 337 पार्ट 1 टू पार्ट 16 मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपको रिवीजन सीरीज के अंदर. एंड टुडे आई विल डिस्कस विद द पार्ट 17. फर्स्टली आई विल टेक द क्विक रिवीजन. मैं सबसे पहले उसका क्विक रिवीजन लूंगी. जैसा कि आपको मैंने बताया था, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर टोटल अबाउट 448 आर्टिकल्स, 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स and 12 schedules and 5 appendices, and apart from these there are 105 amendments. 105 से अधिक अमेंडमेंट्स आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था, तो पार्ट 1 से मैंने आपको स्टार्ट किया था. इसको मैंने याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताई थी. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब पार्ट 1 की आप बात करते हैं तो पार्ट 1 इज डीलिंग विद द कंट्री, देश की बात कर रहा है, हमारे यूनियन और स्टेट्स की बात करता है. तो इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 1 दैट डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब देश और उसके अंदर जो यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि कौन सा हमारे देश में टोटल कितने राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं और उनका गठन कब कैसे हुआ, किसका कितना एरिया है. ऑल दीज आर डिस्कस्ड अंडर द पार्ट 1. ये सबका सब पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया गया है. इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 2 दैट इज डिस्कसिंग विद द सिटीजनशिप. देश आ गया, देश के बाद उसमें नागरिक आएंगे. तो नागरिकों से संबंधित जो प्रावधान है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है. तो सिटीजनशिप रिलेटेड प्रोविजंस आर कंसर्न इन द पार्ट 2. जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रावधान है वो आपके पार्ट 2 के अंदर दिए गए हैं. इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 3 दैट इज डेल्ट विद द फंडामेंटल राइट्स. जो पार्ट 3 है वो आपके फंडामेंटल, अब जैसे मैंने आपको कहा कि देश आ गया, देश के अंदर नागरिक आ गए और नागरिक के बाद आपको उनको अधिकार देने पड़ेंगे क्योंकि अधिकारों के बिना तो जीना मुश्किल है. तो पार्ट 3 इज डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल मैंने आपको बताया था 12 टू 35, दैट इज डीलिंग विद द पार्ट 3. तो पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल आपके रहेंगे 1 टू 4. पार्ट 2 के अंदर आपके नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो है 5 टू 11. 11 के बाद 12 टू 35 इज डीलिंग विद द पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है. इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 4 दैट इज डीलिंग विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि अब देश आ गया, देश के अंदर नागरिक आए, नागरिकों को अधिकार दे दिया, अब स्टेट को कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी. तो जो स्टेट पॉलिसी बनाएगा तो उसके संबंधित प्रावधान दिए गए कि स्टेट पॉलिसी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान में रखेंगे. तो दीज आर डेल्ट विद द पार्ट 4. इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 4A, सॉरी, पार्ट 4 के बाद एक नया पार्ट भी ऐड किया गया था, दैट वाज द पार्ट 4A. दैट वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. जैसा मैंने आपको पहले बताया भी था कि 76वां जो हमारा जो संशोधन आया था, 42वां जो संशोधन आया था, उसके अंदर आपको 1976 में इसको पार्ट 4A के रूप में ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में. जहां अधिकार होते हैं वहां पे कर्तव्य भी होते हैं, जैसा आप जानते हैं. तो जो मौलिक अधिकार है ऐसे ही मौलिक कर्तव्य इसके पार्ट 4A में ऐड किए गए थे इन द आर्टिकल 51A के अंदर. तो वो पार्ट 4A इज डीलिंग विद द फंडामेंटल ड्यूटीज. देश आया, नागरिक आए, नागरिकों को अधिकार दे दिए, स्टेट ने पॉलिसीज बनाई, अब उनके कर्तव्य भी दिए गए. इसके बाद जब आप पार्ट 5 की बात करते हो तो दैट इज डीलिंग विद द यूनियन. वो यूनियन की बात करता है, पूरे देश की बात करता है. देश के अंदर जितनी भी अथॉरिटीज इनका गठन कैसे होगा. जैसे आपको पता है कि देश के अंदर राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट होगी, पार्लियामेंट होगी जो कानून बनाएगी देश के लिए. तो दीज आर ऑल डेल्ट विद द पार्ट 5. वो पार्ट 5 के अंदर डिस्कस किए गए. आर्टिकल आपके बने जाएंगे 52 टू 151, 52 से लेकर 151 तक जो आर्टिकल है, पूरे आपके 100 आर्टिकल है जो पार्ट 5 के अंदर डेल्ट करते हैं. तो दैट इज डीलिंग विद द यूनियन मतलब पूरे देश की बात कर रहा है. इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 6 दैट इज डीलिंग विद द स्टेट. अब तुमने देश की बात कर ली, देश के बाद आपको स्टेट की बात करनी पड़ेगी. तो आर्टिकल आपके लेंगे 152 टू 237, 152 से लेकर 237 तक जो आर्टिकल है वो आपके स्टेट की बात करते हैं. जैसे देश के अंदर आपको पता है, जैसे मैंने आपको कहा कि देश के लिए राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, पार्लियामेंट होगी. तो इसी तरह से सेम यदि आप देखेंगे तो स्टेट का भी सेम इसी तरह से वो चलती हैं अथॉरिटीज. जैसे स्टेट के अंदर राष्ट्रपति, वहां पे राष्ट्रपति था तो यहाँ पे गवर्नर हो गया, यहाँ पे वहां पे प्रधानमंत्री था तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो गया.
इसी तरह से वहाँ पे पार्लियामेंट थी तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। तो ऑल दीज आर डिस्कस अंडर द पार्ट 6। तो पार्ट 6 के अंदर स्टेट से संबंधित प्रावधानों का दिया गया है कि स्टेट के अंदर कौन कौन अथॉरिटीज होगी, कैसे गठन होगा, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, स्टेट लेजिस्लेचर कैसे कार्य करेगा। तो दीज आर ऑल डेल्ट विद द पार्ट 6 जो आपके स्टेट से संबंधित आर्टिकल 237 तक 152 से लेकर। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 7 की बात मैंने आपको कही थी कि पार्ट 7 जो है उसको रिमूव कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, वो भी स्टेट से संबंधित ही था, उसको हटा दिया गया है। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 8, यदि हम पार्ट 8 की बात करते हैं तो पार्ट 8 इज डीलिंग विद द यूनियन टेरिटरीज। मैंने इसको याद रखने का आपको तरीका भी बताया था यूटीज के बारे में कि जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के अंदर टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है। तो आपको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो 8 यूटीज है तो जो पार्ट 8 है वो आपकी यूटी से डील करता है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिस्कस कर रहा है कि यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, वहां पे कौन कौन सी अथॉरिटीज होंगी। दीज आर ऑल डेल्ट विद द पार्ट 8। तो पार्ट 8 के अंदर आर्टिकल आप देखेंगे 239 टू 242, 239 से लेकर 242 तक जो आर्टिकल है वो आपके पार्ट 8 से डील करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 9 दैट इज डीलिंग विद द पंचायत। अब आपको मैंने क्या कहा कि पहले देश आया, नागरिक आए, अधिकार दे दिए, स्टेट ने पॉलिसी बनाई, उनके बाद फंडामेंटल ड्यूटी दे दी गई, उसके बाद देश की बात की गई, फिर स्टेट्स की बात की गई, और स्टेट्स के बाद मैंने आपको बताया यूटीज की बात की गई पार्ट 8 के अंदर। और उसके बाद आपको किसकी बात करेंगे, देश की बात कर ली, स्टेट्स की बात कर ली, अब पंचायत वगैरह गाँवों की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि गाँवों में क्या काम करती है, पंचायत या म्यूनिसिपलिटी आपको चाहिएगी। तो अब पंचायत की बात जो की गई है वो पार्ट 9 के अंदर की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो पार्ट 9 है वो पूरा का पूरा आर्टिकल 243 से ही डील करता है। तो पार्ट 9 इज डीलिंग विद द पंचायत। और पार्ट 9 के अंदर आप देखेंगे तो दो अलग पार्ट भी ऐड किए गए थे, दैट इज पार्ट 9A एंड पार्ट 9B। पार्ट 9A इज डीलिंग विद द म्यूनिसिपलिटी एंड पार्ट 9B इज डीलिंग विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसके अंदर जब आप आर्टिकल देखेंगे तो वो 243 आर्टिकल ही चल रहा है। तो 243A से लेकर O तक तो पंचायत की बात करता है, O के बाद P से लेकर ZG तक आपकी बात करता है म्यूनिसिपलिटी की, और ZG से लेकर ZST तक वो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। तो आप इस तरह से याद रखना। इसके बाद जब आप पार्ट 10 की बात करते हो तो पार्ट 10 इज डीलिंग विद शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के बारे में डिस्कस किया गया पार्ट 10 के अंदर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 11 इज डीलिंग विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। यूनियन और स्टेट्स के संबंधों की बात की गई है पार्ट 11 के अंदर। यूनियन और स्टेट के संबंध का मतलब मैंने आपको बताया था कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में भी संबंध होते हैं, कई बार यूनियन की जो पावर होती है वो स्टेट्स को दे दी जाती है। तो वहां पे आपको याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि पार्ट 5 जो है वो आपका यूनियन से डील करता है और पार्ट 6 आपका स्टेट से डील करता है। तो 5 + 6 11। तो पार्ट 11 इज डीलिंग विद द रिलेशन बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में जो संबंध बताए गए वो पार्ट 11 के अंदर बताए गए हैं। आर्टिकल आप उसी से आगे लेंगे जैसा कि आपको पता है। तो 243 मैंने आपको बताया कि पंचायत वाला आपका पूरा का पूरा 9 में चला गया, और 244 से जो आर्टिकल है वो आपके पार्ट 11 के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 244 से 263 तक वो जो आर्टिकल है वो आपके रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो पार्ट 12 इज डीलिंग विद द फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। दैट इज आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक। इसके अंदर मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था, जैसा कि आर्टिकल 19 क्लोज एफ जब आप देखेंगे, आर्टिकल 19 क्लोज एफ जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी आपको देता था, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, उसको वहां से रिमूव करके बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 वहां से उसको रिमूव कर दिया गया पार्ट 3 से, और उसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था पार्ट 12 के अंदर, आर्टिकल 300A के अंदर। तो इसको आपने इस पॉइंट को भी याद रखना क्योंकि ये जनरली पॉइंट पूछ लिया जाता है। If we talk about the part 13 is dealing with the trade, commerce and intercourse between the union territory of the India। कि वहाँ पे संबंध मतलब ट्रेड कैसे चलेगा, देशों के बीच में व्यापार कैसे होगा, कॉमर्स कैसे होगा, उसके संबंध में मैंने आपको आर्टिकल बताए थे 301 से 307 तक, ये आपके पार्ट 13 से डील करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 14 दैट इज डीलिंग विद द सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। यूनियन और स्टेट्स के बीच में सर्विसेज की बात की गई, चाहे वो यूपीएससी की सर्विस हो या फिर पब्लिक सर्विस की बात हो। तो पब्लिक सिविल सर्विसेज एज वेल एज यूपीएससी सर्विसेज, दीज आर डेल्ट विद द पार्ट 14। वो पार्ट 14 के अंदर डिस्कस की गई है, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक वो आपका पार्ट पूरा का पूरा पार्ट 14 है, जो सर्विसेज की बात करता है, यूपीएससी की सर्विसेज की, पब्लिक सर्विसेज की। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पार्ट 14A भी ऐड किया गया था, जिसको हम कहते हैं ट्राइब्यूनल से संबंधित। मैं आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का भी गठन किया जाता है, जिसके अंदर मैंने आपको आर्टिकल बताया था 323A एंड 323B।
वो ट्राइब्यूनल से संबंधित डील करता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 15, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने आपको बताया भी था, दैट इज डीलिंग विद द इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन का गठन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे करवाए जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ऑल दीज आर डेल्ट विद द इलेक्शन। दैट इज डीलिंग विद द पार्ट 15। पार्ट 15 आर्टिकल 324 से लेकर 329 है। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 16, दैट इज डीलिंग विद द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द स्पेशल क्लॉजेज। बस सर्टेन क्लासेस से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है पार्ट 16 के अंदर। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 16, दैट इज डीलिंग विद द आर्टिकल 333 टू 342A। तो यहाँ तक मैंने आपको पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया था। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 17 के बाद पार्ट 17 से। If we talk about the part 17 is dealing with the official languages। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात कर रहा है कि जितने भी ऑफिशियल मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, इनके अंदर जो कार्य किए जाते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में किए जाएंगे, भाई कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि जो शेड्यूल 8 है उसके अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, कि यूनियन के जो कार्य हैं, देश के जो कार्य हैं वो कौन सी लैंग्वेज में किए जाएंगे, उससे रिलेटेड लैंग्वेजेस की बात की गई है। तो यहाँ मैं यहीं से डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट 17 के अंदर सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 343, दैट डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। कि वहाँ पे ये कहा गया है कि जो पूरा देश है, यूनियन है, उसके अंदर जितनी भी अथॉरिटीज है वो अपने कार्य, उनके ऑफिस के अंदर कार्य कौन सी लैंग्वेज में किए जाएंगे, दैट इज डेल्ट विद द आर्टिकल 343। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 344, दैट डील्स विद द कमीशन एंड द कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। कि वहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उसके संबंध में कमीशन और कमेटीज का गठन किया जाएगा, कि वो डिसाइड करेंगे कि उनके कार्य कैसे किए जाएंगे। तो दैट इज डेल्ट विद द आर्टिकल 344। तो दैट इज द चैप्टर 1 ऑफ द पार्ट 17। ये पार्ट 17 का चैप्टर 1 है जो लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात करता है। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 17 चैप्टर 2, दैट डील्स विद द रीजनल लैंग्वेज। वो रीजनल लैंग्वेज से संबंधित है। और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज और द लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट की बात की गई है, कि वहाँ पे स्टेट के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं उनके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो देश है वो वहाँ पे लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है, हर देश की अपनी एक अलग भाषा वो की यूज़ की जाती है। तो वहाँ पे जो स्टेट के जो कार्यकलाप किए जाएंगे ऑफिस उसके अंदर वो कौन सी लैंग्वेज में किए जाएंगे, दैट इज डेल्ट विद द आर्टिकल 345। If we talk about the article 346, that deals with the official language for the communication between the one state and the other, और between the union and the state। कि वहाँ पे जो आप कम्युनिकेशन की जाती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, या फिर यूनियन और स्टेट के बीच में जो वार्तालाप होती है उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, दैट इज डेल्ट अंडर द आर्टिकल 346। ये 346 में डिस्कस की गई है। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 347, दैट इज डीलिंग विद द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। कि जो जितनी जो एक स्टेट की जिसकी पॉपुलेशन है उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज वो लोग यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के अंदर नीचे जब आप केरला की तरफ जाते हैं वहाँ पे लैंग्वेज अलग यूज की जाती है, तमिलनाडु के अंदर अलग यूज की जा रही है, गुजरात के अंदर आप गुजराती यूज की जाती है। तो दीज आर ऑल मतलब ये जो लैंग्वेजेस का जो डिस्कशन किया जाता है वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज वार्तालाप के लिए यूज की जाएगी, दैट इज डेल्ट विद द आर्टिकल 347। वो आर्टिकल 347 के अंदर उससे रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो पार्ट 17 है इसका जो चैप्टर 1 है वो तो लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात कर रहा है, और इसी का चैप्टर 2 रीजनल लैंग्वेज की बात करता है। इफ वी टॉक अबाउट द चैप्टर 3 ऑफ द पार्ट 17, यदि हम चैप्टर 3 की बात करते हैं पार्ट 17 के, दैट इज डीलिंग विद द लैंग्वेजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय है उनके अंदर कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाएगा। कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो लैंग्वेज यूज की जाती है उससे संबंधित प्रोविजन के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम आर्टिकल 348 की बात करते हैं, दैट इज डीलिंग विद द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट फॉर द एक्ट्स एंड बिल्स। वहाँ पे जो एक्ट पास किए जाते हैं या बिल्स पेश किए जाते हैं तो उनके संबंध में ये बताया गया है कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज का उसमें यूज किया जाएगा उसके संबंध में। तो दैट इज डीलिंग विद आर्टिकल 348। इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 349, दैट डील्स विद द स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू द लैंग्वेज। कि लैंग्वेज के संबंधित ये क्या स्पेशल एनैक्टमेंट स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। स्पेशल प्रोसीजर क्या है कि स्पेशल उनके लिए कुछ लॉ कानून बनाने के लिए, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस आप देखेंगे 349 के अंदर दिए गए हैं। लास्ट चैप्टर ऑफ द पार्ट 17 इज डीलिंग विद द स्पेशल डायरेक्टिव, दैट इज गिविंग स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए गए हैं उसके अंदर। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 350, वहाँ पे अपने ग्रीवांसेस को एड्रेस करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उनका छुटकारा पाने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे,
उससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको देखेंगे 350 के अंदर है। 350A इज डीलिंग विद द फैसिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज। 350B इज डीलिंग विद स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जितनी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनसे रिलेटेड स्पेशल ऑफिस का गठन किया जा सकता है। उससे रिलेटेड प्रोविजन से जो है वो 350B के अंदर दिए गए हैं। एंड आर्टिकल 351 दैट इज लास्ट आर्टिकल दैट इज डीलिंग विद द डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, कि हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, उसका विकास करने के लिए डायरेक्टिव्स की बात की गई है। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 18, जैसे कि मैंने आपको बताया पार्ट 17 पूरा का पूरा 351 तक आर्टिकल इसके मैंने आपको बताए हैं। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 18 दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपको देखना है कि इससे रिलेटेड जो मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो आर्ट के पार्ट 18 से मोस्टली आर्टिकल जो वो पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आप लॉ स्टूडेंट हैं, क्योंकि दैट इज डीलिंग विद द इमरजेंसी प्रोविजंस। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर 3 तरह की इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है। कौन कौन सी इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, जैसे आपने सुना होगा। तो जब आप नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, आपको पता है कि हमारे देश के अंदर 3 बार नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है। उसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पे वो तो अनलिमिटेड, उसकी कोई काउंटिंग आप वो निश्चित काउंटिंग नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट हैज नेवर बीन डिक्लेयर्ड, वो कभी भी डिक्लेयर नहीं हुई है अब तक। तो यदि हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की, दैट इज डेल्ट विद द आर्टिकल 352 से लेकर, यदि आप स्टार्ट करेंगे तो 352 से लेकर आप ये देखते हैं तो 366 तक, ये सारे के सारे इमरजेंसी प्रोविजन से ही संबंधित है। तो यहाँ पे जब आप देखते हो इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आर्टिकल लेते हैं 352, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज डीलिंग विद द नेशनल इमरजेंसी। वो नेशनल इमरजेंसी से संबंधित की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि आर्टिकल 352 के तहत प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है। नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। If we talk about the article 353 that is dealing with the effect of proclamation emergency, यदि इमरजेंसी लगा दी जाती है, इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? आपके सारे फंडामेंटल राइट ले ली जाएंगे। आपको शायद आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि आप ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑल द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो आर्टिकल 353 डीलिंग विद द इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, एंड आर्टिकल 354 इज डीलिंग विद द एप्लीकेशन फॉर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज वाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, कि यदि इमरजेंसी आपकी कंटिन्यूटी में है, चल रही है, ऑपरेशन में है, देन एट दैट टाइम एप्लीकेशन ऑफ, मतलब वहाँ पे उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू कैसे होगा उस दौरान, उसके संबंधित प्रोविजन आप देखेंगे तो आर्टिकल 354 में आपको देखने को मिलेंगे। एंड आर्टिकल 355 इज डीलिंग विद द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसके आधार पे इमरजेंसी लगाई गई है। आपको पता है कि वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, दी ज़्यादा मेन, मतलब आप देखेंगे तो ये आधार माने जाते हैं जिनके आधार पे आप नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। तो जब नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है तो वहाँ पे ड्यूटी, ये पूरे देश की ड्यूटी है, ये यूनियन की ड्यूटी है कि वो स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे। तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस आप देखेंगे तो आर्टिकल 355 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल 355 इज डीलिंग विद द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, वो यूनियन के ऊपर एक ड्यूटी थोप रहा है कि आपको स्टेट को प्रोटेक्ट करना होगा यदि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई है। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 356 दैट इज डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात करता है कि यदि किसी भी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कार्य नहीं किया जा सकता, इन दैट केस कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन दैट स्टेट, उस स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। तो वो आर्टिकल 356 के अंदर उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो 356 डीलिंग विद द प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स, कि यदि किसी भी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो उससे संबंधित प्रावधान आपको आर्टिकल 356 के अंदर देखने को मिलेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 357 दैट इज डीलिंग विद द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर द प्रोक्लेमेशन इशू अंडर द आर्टिकल 356, यदि किसी भी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती किसी भी स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर्स कैसे एक्सरसाइज की जाएगी, वहाँ पे कोई कानून बनाना पड़ेगा, तो वो कैसे बनेंगे,
उससे रिलेटेड प्रावधान आपको 357 के अंदर देखने को मिलेंगे। इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 358 दैट इज डीलिंग विद द सस्पेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द इमरजेंसी। यदि इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है तो वहां पे जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर जितनी भी आपको फ्रीडम, आपको पता है कि आर्टिकल 19 के अंदर 6 तरह की फ्रीडम मैंने आपको डिस्कस की थी, तो वो सारी की सारी जो फ्रीडम है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो दैट इज डेल्ट अंडर द आर्टिकल 358। If we talk about the article 359, that is dealing with the suspension of the enforcement of the rights conferred by part 3 during the emergency। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि जब भी आपके देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है उस दौरान आपके सारे फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो दैट इज डेल्ट अंडर द आर्टिकल 359। वो आर्टिकल 359 के अंदर उससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 359A दैट हैज बीन ओमिटेड, उसको खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 360 डीलिंग विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी। यदि हम 360 की बात करते हैं तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे ही मैंने आपको बताया कि अभी तक ऐसा कोई चांस नहीं आया जब फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित की गई हो, तो वो आपको ध्यान रखना है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड 360 डीलिंग विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जब नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो 3 बार घोषित की जा चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया है। 356 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कई बार घोषित की जा चुकी है। इफ यू टॉक अबाउट द 360 दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो अभी तक कभी कभी ऐसा चांस नहीं आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन सब बताए हैं, तो वो आपके आर्टिकल मैंने आपको बताया पार्ट जो 18 है वो इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है। और आर्टिकल मैंने आपको बताया 352 से लेकर 360 तक वो सारे के सारे इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। If we talk about the part 19 is dealing with the miscellaneous provisions। वहाँ पे miscellaneous की बात की गई है। miscellaneous में आप देखेंगे आर्टिकल, सबसे पहला आर्टिकल 361 दैट इज डीलिंग विद द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर एंड द राज प्रमुख। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है, बड़े जो प्रेसिडेंट, उनको प्रोटेक्ट किया गया, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो या फिर राज प्रमुख हो। दीज आर प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 361। If we talk about the article 361A that is dealing with the protection of the publication of proceedings of the parliament and the state legislature, कि यदि पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीडिंग होती है या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो प्रोसीडिंग होती है उनको मतलब पब्लिकेशन से के लिए प्रोटेक्ट किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, उनको पब्लिकेशन मतलब के संबंध में प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। इफ वी टॉक अबाउट द 361B दैट इज डीलिंग विद द डिसक्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन रेम्युनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, वहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन की बात की गई है कि आप पॉलिटिकल पोस्ट पे मतलब किस तरह से कब अपॉइंट नहीं किए जा सकते। इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 362 दैट हैज बीन ओमिटेड, उसको खत्म कर दिया गया। एंड आर्टिकल 363 डीलिंग विद द बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। यदि किसी देश के अंदर मतलब आपस में यदि कई बार ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे बार टू मतलब कोर्ट्स के द्वारा उसमें मतलब उस पर रोक लगाई जा सकती है, बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स, कि वहाँ पे इंटरफेरेंस जो कोर्ट्स की इंटरफेरेंस की बात की गई है इन डिस्प्यूट, यदि वहाँ पे ट्रीटीज या एग्रीमेंट से संबंधित कोई डिस्प्यूट कोर्ट के सामने आता है तो दैट इज डीलिंग विद आर्टिकल 363। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 363A that is dealing with the recognition granted to rulers of the Indian states to seize and privy purse to be abolished। आपको पता है कि प्राइवेट पर्स जो पॉलिसी थी वो अबोलिश की गई थी, वो आर्टिकल 363 के तहत ही उसको खत्म किया गया था। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 364 दैट इज डीलिंग विद द स्पेशल प्रोविजंस एज टू मेजर पोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स, वहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस दिए गए पोर्ट्स वगैरह से संबंधित। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 365 दैट इज डीलिंग विद द इफेक्टिव फेलियर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन। एंड लास्ट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 366 दैट इज प्रोवाइडेड सर्टेन डेफिनेशंस। तो दीज आर द आर्टिकल्स ऑफ दैट इज डीलिंग विद द आर्टिकल पार्ट 19, वो पार्ट 90 से संबंधित है जो मैंने आपको मिसलेनियस से संबंधित बात की गई है। इसके बाद आपके आर्टिकल पार्ट आ जाता है 20 दैट इज डीलिंग विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। If you have any doubt, then you must put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.